गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरी तरीके से थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अब हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बेटा, अदरवाइज फिर थ्योरी शुरू करेंगे तो फिर लंबा चौड़ा टाइम निकल जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिकली रजिस्टर में क्या होता है, बैटरी लेक में क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है या चार्ज प्रोवाइड करता है, चार्ज क्या लेकर के चलता है, मीन्स थ्योरेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किस तरीका से जो इलेक्ट्रॉन है कोलाइड करता है, कॉलिजन करता है पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के साथ। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम प्रीवियस लेक्चर में डील कर चुके हैं। अभी अगर वहां पे अभी स्टार्ट होंगे तो बेटा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर बोरिंग सा भी लगने लगेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, सारा इलेक्ट्रॉन एक सेना के तरह मार्च पास्ट करते हुए सब एक दूसरे के पीछे चल देता है। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, हर लेयर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और हर इलेक्ट्रॉन का इस वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वी और वी को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में ये नहीं होता है, लेकिन हमको पूरा क्लास 12 इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे खत्म करना पड़ेगा, बुक नंबर 1, कि हर इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक यूनी डायरेक्शनल पकड़ लेता है और सब एक दूसरे के पीछे पीछे। और वही क्या होता था बेटा, आरएमएस एवरेज स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड होने के बावजूद भी वहां पे क्या हो रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना पा रहा था। एनीवे इसको खत्म करते हैं, अदरवाइज फिर से कॉन्सेप्ट में जाएंगे, टाइम ज्यादा निकल जाएगा बेटा। चलिए हम लोग अब देखते हैं बेटा, टॉपिक का नाम देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक कांस्टेंट। सब एटॉमिक कांस्टेंट क्या होता है सर, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जनरल जो आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए बेटा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कारण कर रहे हैं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो, बाकी आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, ज़्यादा अब इसमें बताने का फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ज़्यादा निकल जाएगा सर। ऑलरेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप बता चुके हैं। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर कहाँ जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। यह सारा का सारा पॉजिट्रॉन क्या जाएगा, उस डायरेक्शन में। ये हाइयर पोटेंशियल और ये क्या है बेटा आपका लोअर पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा बेटा तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लग रहा होगा ऑब्वियसली सर, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अगेंस्ट में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा F = m, और F बराबर क्या होता है बेटा, QE। F बराबर क्या होता है, Q × E। तो A बराबर कितना हो जाएगा बेटा, QE / m। ये ऑलरेडी हम करा चुके थे, हमको याद है। और Q बराबर क्या होगा, -E / m। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बता भी चुके थे कि सर एक्सेलरेशन कम्स इन पिक्चर। आपको सामने देखने को मिल रहा है कि क्या आ गया, एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रिक करंट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन हम बता दिए थे बेटा इस एक्सेलरेशन का कोई मीनिंग नहीं है। वो जैसे वेलोसिटी राइज कर रहा, तुरंत कॉलिजन आया और सारा का सारा वेलोसिटी कम, फिर राइज, फिर कॉलिजन, फिर वेलोसिटी कम। सर समझ में आ चुका था। ए बराबर क्या हो गया बेटा, -EE / m। अब बताओ बेटा dV/dt, ए को क्या लिखा जा सकता है, dV/dt बराबर -EE / m। इसलिए dV बराबर क्या हो गया बेटा, -EE / m × dt। दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करिए बेटा, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए बेटा v वेलोसिटी जब जीरो टाइम था तो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था सर, आरएमएस वेलोसिटी से। पहले भी पता था, जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे तो ये किस स्पीड से जा रहा था, एवरेज मतलब आरएमएस स्पीड √ मीन स्क्वायर स्पीड। और जब किसी टाइम में t में इसका वेलोसिटी हो गया v, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, v - v RMS। समझ में आ रहा है ना, ये dV का क्या हो जाएगा बेटा, ये dV का हो जाएगा v, और लिमिट क्या पुट करिएगा, v RMS, और यहाँ पे वेलोसिटी किसी v बाहर निकाल दीजिए बेटा, -EE / m, और इंटीग्रेशन ऑफ dt कहाँ से बेटा, 0 से लेकर के t। तो क्या हो गया, v - v RMS बराबर -EE / m × t। एक तो यही रिलेशन है बेटा, V - V RMS -EE / m × t। ये किसके लिए हुआ था बेटा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ था। अगर हम बोले कि फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम टोटल नंबर, अगर n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें,
n इलेक्ट्रॉन्स का ले ले और सब का अगर हम एवरेज ले लेते हैं बेटा, अगर सब का हम एवरेज ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा v एवरेज, ये क्या हो जाएगा बेटा RMS का एवरेज बराबर माइनस ई बाई एम, तो कुछ नहीं होगा लेकिन टॉ का एवरेज हो जाएगा। एवरेज साइन ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए बेटा, यही तो जब टी टाइम शुरू हो गया तब जो इलेक्ट्रॉन सारा वेलोसिटी लेकर के चल रहा है उस वेलोसिटी का क्या नाम है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ये क्या हो गया सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया ना। वी आर एवरेज, वी कब कब का है, जब टी टाइम में जब कंडक्टर के साथ आपका बैटरी कनेक्ट हो चुका था तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना बेटा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी लेकर के चल रहा है, वीडी। तो उसका एवरेज भी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा आरएमएस का एवरेज तो पता ही है कि हर इलेक्ट्रॉन को इधर को इधर को इधर को इधर, हर डायरेक्शन में, इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा सर, 0। अब ये बता बेटा माइनस ई बाई एम, और ये जो टॉ एवरेज टाइम का जो एवरेज हुआ इसको हम लोग लिखते हैं बेटा टॉ, इसको हम लोग लिखते हैं टॉ। और टॉ का मतलब क्या होता है सर, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। बता भी देंगे क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ओवरऑल क्या हो गया सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हो गया सर माइनस ई बाई एम इंटू टॉ एवरेज कर दीजिए। टॉ एवरेज लेकर के चलते हैं, बता भी देंगे टॉ एवरेज क्या होता है। तो क्या फाइनली आ गया सर मेरे पास, हम लोग के पास आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला माइनस ई बाई एम इंटू टॉ एवरेज। टॉ एवरेज लेकर के चलो, या आगे हम क्या लेकर के चलेंगे, हमेशा टॉ ही लेकर के चलेंगे। आप समझ लेना टॉ एवरेज क्या होता है, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई n। अच्छा टॉ क्या होता है पहले तो ये समझिए। टॉ क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कॉलिजन किया यहाँ से, फर्स्ट कॉलिजन इसका यहाँ पे हो गया और इसके बाद ये कॉलिजन यहाँ पे हुआ, ये पहला कॉलिजन इलेक्ट्रॉन का और उसी इलेक्ट्रॉन का ये सेकंड कॉलिजन हो गया। दो कॉलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को क्या बोलते हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन, इसी दो कॉलिजन के बीच का लगने वाला टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इंटरवल इन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और इसी को मतलब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या, कॉलिजन और उसके बाद दूसरा बार कॉलिजन करेगा, दो कॉलिजन के बीच में जो उसको रिलैक्स करने का टाइम मिल गया उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और अब बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ाते हैं, ये दो कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं बेटा मीन फ्री पाथ। इसका नाम क्या है बेटा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। और ये क्या होता है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिलेशन भी बनता है बेटा कि कितना टाइम लगता है तो जितना मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी, यही बनता है रिलैक्सेशन टाइम का फार्मूला। मीन फ्री पाथ और आपका वेलोसिटी का रेशियो हो जाता है। मीन्स ओवरऑल आपको एक एक्सप्रेशन जो आपका काफ़ी हेल्प करेगा अब आगे, वी डी बराबर क्या हो गया, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ई क्या हो गया बेटा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ई कैपिटल ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम क्या हो गया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और टॉ क्या हो गया बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वी डी बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्लियर हो गया, दो कॉलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को रिलैक्सेशन टाइम, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, मीन फ्री पाथ। और कभी भी टाउ निकालना होगा तो मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा एनर्जी गेन्ड। देखो अगर इसको यहीं पर हम करते, यहाँ तो हो गया बेटा, चलिए टॉपिक का नाम लिखिएगा बेटा एनर्जी गेन्ड। क्या लिखिएगा, एनर्जी गेन्ड बिटवीन टू कॉलिजन। देखिए बेटा एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉलिजन। दो कॉलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन जो टकराएगा कितना एनर्जी गेन हो चुका होगा। एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या पता है, Q इंटू डेल्टा वी।
एक्सप्लेन करने का कोई नीड नहीं है। क्यू डेल टू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी को क्या लिख देंगे सर हम लोग, ई बराबर क्या होता है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू एल। तो कितना हो जाएगा, ई इंटू एल। अब आप ही बताइए, एल लिखे यहाँ पे, दो कॉलिजन के बीच में कितना एनर्जी गेन हुआ। तो कॉलिजन के बीच में मीन फ्री पाथ लेंगे बेटा डिस्टेंस, तो एल मत लीजिए सर, क्या ले लीजिए, लेमडा। और ये तो हो गया जनरल, ई बराबर कितना हो गया, क्यू ई लेमडा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ये एनर्जी गेंड है बेटा, ये एनर्जी गेंड है। अगर एनर्जी गेंड बाय इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर हो रहा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ई कैपिटल ई इंटू लेमडा, ई लेमडा। मतलब सर अभी तक के डिस्कशन में दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट मिला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, और उसके बाद एनर्जी गेंड बाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मीन फ्री पाथ। छोटे छोटे होते हैं बेटा, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फार्मूला काफ़ी बनने वाला है, काफ़ी अभी फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखोगे बेटा, उस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करेंगे जो सिर्फ फार्मूला पुटिंग हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन जरूर करा देंगे ताकि आपको यूनिट वगैरह पता लग जाए, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट वाला में कराएंगे, वो दूसरा लेक्चर में जाने का। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट है, और उसके कॉन्सेप्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स है बस। तो दो फार्मूला यहाँ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बेटा। क्या, एक तो हो गया सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक हो गया सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर, रिपीट करिए बेटा, क्या हो गया, माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो पहला जो फार्मूला आज निकला अभी तक, आज बहुत ज़्यादा सादा फार्मूला निकलेगा बेटा। ई एनर्जी गेंड बाय इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया बेटा, ई कैपिटल ई इंटू लेमडा। और दूसरा क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अच्छा, माइनस हटा भी सकते हैं अगर मॉडुलस ले लेते इसका, ठीक है, ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा। टाउ क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम है सर। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। लेमडा क्या है सर, मीन फ्री पाथ है। एक क्वेश्चन देखोगे बेटा, वहाँ पे क्या पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। सबसे पहले मीन फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, कितना दिया है सर, 4 × 10⁻⁻8 मीटर। 4 × 10। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। मतलब एनर्जी कितना हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए इन द मेटल विल बी वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है, न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो बताओ तो बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ई कैपिटल ई इंटू लेमडा। ये कितना हो गया सर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमसे पूछ ही रहा, और मीन फ्री पाथ 4 × 10⁻⁻8। ये इलेक्ट्रॉन्स के, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻⁻8 बराबर क्या हो गया बेटा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बेटा, वोल्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर। तो यूनिट भी क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर 2 और 1, मतलब 0.5 × 10⁸ 1/2 0.5 × 10⁸ यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसको और लिखना चाहते हो तो 5, एक 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 5 × 10⁷, और यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। ये समझ में आ रहा ना, ये ई से ई कैसे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था, ये एनर्जी का यूनिट होता है। एनर्जी का यूनिट पता है ना, Q × डेल्टा V, या V होता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अब क्या बचा, वोल्ट, और यहाँ से क्या आ गया, मीटर। आई थिंक बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपको हम करा दिए, बस फार्मूला बेस्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। और बेटा चलिए, तो सिंपल एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको पता चल चुका कि ई कैपिटल M डिवाइडेड बाय T हो जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब अच्छा आगे हम देखते हैं, अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ आई, इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई। देखिए बेटा, यहाँ पे जो निकाले हैं
सर कंफ्यूजन नहीं होना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके टर्म में निकाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकाले हैं और टॉ के टर्म में निकाले हैं। और एक बात जो आप हमेशा याद रखिएगा, 3 डॉट के साथ बता रहे हैं, 5 स्टार दे रहा है इस बात को। सर कितना इंपॉर्टेंट बात है वो समझने का कोशिश करिए। ये टॉ क्या है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम है। ये टॉ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया सर? 2 कॉलिजन के बीच में जो टाइम हुआ, 2 कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगा, उसी टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। उसी टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। अब सोच करके बताइए, अगर आपका टेम्परेचर कंडक्टर का, अगर किसी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे, अगर हम राइज करते हैं टेम्परेचर, तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा या बढ़ेगा? बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि जब हम बताएंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, वहाँ पे ये सब काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? तो ऐसे समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कॉलिजन जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। और जहाँ कॉलिजन अगर जल्दी हो गया, अब सोचो ना, टेम्परेचर आया और कॉलिजन इस तरीक़ा से हो गया, जल्दी जल्दी टकरा गया, तो दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ गया। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबके अंदर एनर्जी मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगा तो और दौड़ भाग मचाएगा, और अगर दौड़ भाग मचाएगा तो कॉलिजन जल्दी होगा, और कॉलिजन जल्दी होगा तो आपको जो रिलैक्स करने का जो टाइम मिल रहा वो क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा ना। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? रीजन भी बता दिए कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, सभी चार्ज पार्टिकल के अंदर का एनर्जी जो है बेटा वो काफी हाई लेवल पे इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और वो पूरा दौड़ भाग मचाएगा, और क्या हो जाएगा? लास्ट में कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा और रिलैक्स करने का टाइम घट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब एक क्वेश्चन और भी समझो बेटा, एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं हम। जस्ट ऑफलाइन क्लास में हम बोले थे कि आपको एवरेज स्पीड कितना होता है? एवरेज स्पीड, सर एवरेज वाला स्पीड आप तो बताए थे 10⁵ मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। 10⁵ मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। ठीक है सर, कैसे? ये तो सिर्फ बताए नहीं थे ना बेटा, इसको तो प्रूफ भी करा दिए थे, याद है? ½ mv² बराबर 3/2 kT। तो यहाँ से v बराबर क्या आ गया था बेटा? 3 kT डिवाइडेड बाई m। और ये क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या था? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये क्या था? टेम्परेचर। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछा, काफ़ी साल पहले की बात है, कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने रेंज बताया 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻3 भी हो सकता है, तो इस रेंज का आता है सर इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ इस तरीका से? देखो बेटा, ये आता है, ये तो आपने बोला सर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास इस लेवल का स्पीड होता है, सोचने से परे था। सोचो ना बेटा, 1 लाख यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलोमीटर अगर कर देंगे तो ये भागते रहा 100 किलोमीटर पर सेकंड वगैरह का स्पीड से। ये क्या हो रहा है बेटा? 1 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल कर ले रहा है? 1 लाख। 10⁻⁻ कितना है? ये एक्सेप्ट आप नहीं कर पा रहे थे, आपको इसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम 3 kT डिवाइडेड बाई m किए। और याद है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना था? 1.38 × 10⁻⁻23। टेम्परेचर लिए थे 300, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही बहुत हेवी था, 9.1 इंटू हेवी, मतलब कि ये वाला जो नीचे का जो ऊपर पैरामीटर चला जाएगा ना, तो वो 10⁻31 चला जाएगा, और उसमें से 21 घट जाएगा। तो ठीक है सर, इसका आप प्रूफ दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर ये वाला डेटा कहाँ से आया? एक तो ये है कि कोई अगर जनरल प्रॉब्लम लेके चलो तो इसी रेंज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, या इससे थोड़ा सा कम आता है, लेकिन फिर भी हम देखो बेटा यहाँ से प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो गया बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लोगे बेटा? 100, 200, 500, 1000 यही के आसपास लेंगे। मान लेते हैं कि कुछ रेंज का ले लेते हैं, 100 का रेंज का ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी ज़्यादा हो सकता है। अभी तो मेरा टारगेट है कम करने का। सोचो ना, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ गया बेटा 9.1 इंटू 10⁻31। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 9.1 इंटू 10⁻31। अब यहीं पे यहाँ पे अभी टाउ बचा हुआ है बेटा, अभी टाउ बचा हुआ है, देख लो टाउ का वैल्यू नहीं डाले हैं। अब यहीं पे आपके कंफ्यूजन के लिए काफ़ी है। ऊपर जब 31 जाएगा, 19 इंच के साथ घटेगा, तो 31 में से 19 जाएगा बेटा, ऊपर प्लस 12 जा रहा, और ऊपर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली है 10, 100, 200, 500, 1000 का रेंज में ही होगा। सर अगर इसमें होगा तो 10⁻12 तो यही हो गया, और बाकी और 2-3 जोड़ दीजिए, मतलब कम से कम सर 13, 14 इस पावर में तो सर यहीं पे जा रहा। आप समझ में आ रहा? यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के कारण ये पूरा का पूरा क्वांटिटी बढ़ गया, तो इसमें भी तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है, तो ये भी तो क्वांटिटी पूरा बढ़ जाना चाहिए। तो आप बोल रहे हैं सर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ -4 -5, इस रेंज का होता है। एकदम कंफ्यूज हो जाता है बच्चा यहाँ से जब आप इतना कैलकुलेशन करोगे। अब उसके बाद फिर पूछोगे कि सर रिलैक्सेशन टाइम क्या रखे, 2 सेकेंड लेके 10 सेकेंड ले, 20 सेकेंड ले, तो ये वाला तो जा रहा सर 10⁻12, 10⁻13, 10⁻14 के रेंज में। हाउ इज इट पॉसिबल कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना छोटा आ जाए? तो अब हम जो आपको बताएंगे वो बात को समझिएगा। यस, बात को मानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा कर रहा है, हमको मेरा पर्पस क्या है? छोटा करना। मान लेते हैं बहुत छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, 10 का लगा दिए, 10 का तो लगा देंगे ना सर। अब इसके बाद 9.1 इंटू 10⁻31, और पूरा खेल बच गया किस पे सर? टाउ पे। पूरा खेल बच गया टाउ पे। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया बेटा? 31 और 19, 12, मतलब यही 10⁻13 आ गया। अभी तो ये सब अभी कोई डिवाइड कर ही नहीं रहे, रेंज बता रहे 10⁻13। अब आपको जान करके शॉकिंग होगा बेटा कि ये रिलैक्सेशन टाइम कहाँ जाता है? 10⁻−15, 10⁻−16, 10⁻−17, इस रेंज में चला जाता है बेटा। 10⁻−17, -16 इस रेंज में जाता है। अब देखो तो बेटा 16 में से 3 घटेगा तो 10⁻−3, 17 में से 13 घटेगा 10⁻4। आया बात समझ में? यही था कि रिलैक्सेशन टाइम आपका बहुत छोटा होता है, आपके सोच से भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। अभी IIT 2020 का 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी लेवल पे, और उसमें दिया हुआ है रिलैक्सेशन टाइम फर्मी लेवल का, मतलब फैंटो करके आता है 10⁻−15। वहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻−15 सेकेंड। आया बात समझ में? इस रेंज का होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। तो अब सर क्लियर हो गया कि हाँ, ये तो क्लियर था, चार्ज मास क्लियर था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अपने से लगाना था, लेकिन टॉ में क्या होता है सर? आज टॉ के बारे में आपको बता दिए कि टॉ का जो चूंकि 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻40 मतलब 30, 32, 34 के आसपास 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में होता है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन कि 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो कितना नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो सोचो ना कॉलिजन में कितना टाइम लगेगा सर? कॉलिजन में यही, चूंकि बहुत छोटे लेवल का है, ये सब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से देखा जाता है। तो यहाँ पे चलिए बस आपको क्लियर हो कर दिए हम यहाँ पे कि टॉ किस रेंज का होता है। 10⁻14, 10⁻15, 10⁻16, माइनस की बात करें -20, -30, -14, -16 का रेंज का होता है रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर, आप एवरेज के लिए भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज कहाँ आता है ये पूरा का पूरा स्टोरी छुपा हुआ था रिलैक्सेशन टाइम में। जनरली नहीं दिया रहता है बुक में कि रिलैक्सेशन टाइम वगैरह, प्रॉब्लम में दिया रहता है। IIT बोले 2020 का क्वेश्चन में जाकर के देखिए रिलैक्सेशन टाइम 10⁻−15 का दिया हुआ है। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। यस सर, हम काफ़ी टाइम लिए इसमें, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट बताए बेटा। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताए कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा? घट जाता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? टाउ क्या हो जाता है? घट जाता है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे था बेटा, और तीसरा पॉइंट यही है कि अगर आपका टाउ घट जाएगा कब? जब आप अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तब।
क्यों? चूंकि कॉलिजन जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में था और टाउ के टर्म में था। ठीक है बेटा, अब आ जाइए सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द टर्म्स ऑफ आई। इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि सारा आपको करा चुके हैं हम। देखिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, आप तुरंत एक बैटरी लगा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए v का, कोई दिक्कत नहीं है सर। E बराबर कितना हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टैब्लिश होगा सर, E बराबर हो जाएगा V/L। कब होगा सर? जब इसका लेंथ क्या हो गया? L। अब बताइए बेटा, सारा इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन है सब एक ही वेलोसिटी से भाग रहा है VD, या इधर पॉजिट्रॉन, अगर पॉजिट्रीन की बात करें तो सारा का सारा किस वेलोसिटी से जा रहा है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बताओ तो बेटा, इस सेक्शन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मूव करेगा तो I बराबर क्या हो जाएगा सर? I बराबर हो जाएगा सर टोटल नंबर ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम t। ये ऑलरेडी करा चुके हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है सर? n इंटू ई, यही तो पढ़े हैं, n इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। क्यों सर? हम इलेक्ट्रॉन को लेकर के चल रहे हैं या पॉजिट्रॉन को लेकर के चल रहे हैं, वो तो आप समझ जाइएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई ना बेटा, लेकिन मेरे को क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है, और n का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम। डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम हो गया। तो कितना हो जाएगा बेटा बोलना? अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल दिए। ये क्या दिया बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, एरिया इंटू लेंथ। देखना बेटा, इसका एरिया ए है, इसका लेंथ एल है, तो NaL इंटू ई डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम बराबर क्या हो जाएगा सर? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया L डिवाइडेड बाई किस स्पीड से कर रहा सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो I बराबर देखिए क्या आ गया बेटा? L कट करके NaEVD। कुछ देखा देखा लग रहा है बेटा? देखो बेटा, I बराबर VEN इंटू ए आ गया ना बेटा? V ना, हाँ सर वीना वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, वी नहीं है, क्या है? वी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वी क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक दूसरा फार्मूला आ गया, I डिवाइडेड बाई ENA। I डिवाइडेड बाई ENA। बस ये बात याद रखना बेटा कि N क्या है यहाँ पे? N क्या है बेटा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये फ्री एनर्जी डेंसिटी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। VD निकाल दिए यहाँ पे। ये क्या हो गया बेटा? करंट। ये क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और N क्या हो गया बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट किसका आ गया सर मेरे पास? ये सर कॉन्सेप्ट आ गया I बराबर VDENA। तो VD बराबर आ गया I डिवाइडेड बाई ENA। कहीं कोई दिक्कत सर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ाते हैं हम। चलिए एक मिनट बेटा, बस कैमरा देख लेते हैं। थोड़ा सा ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए, अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये वाला कोई दिक्कत नहीं फार्मूला में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हटाए बेटा। ये तो ऑलरेडी हम लोग कर भी चुके थे, इसको बहुत ज़्यादा हेडेक लेना भी नहीं था इसके लिए। चलो बेटा, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया। अब दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए बेटा, इक्वेट करिए। E बाई एम इंटू टाउ बराबर I डिवाइडेड बाई ENA। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ाते हैं सर। E, कैपिटल E के जगह पे क्या लिख देंगे? याद है ना? कैपिटल E बराबर क्या होता है? कैपिटल V डिवाइडेड बाई L। कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई क्या हो गया? L। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? M। E के जगह पे लिख दिए V बाई L। तो E इंटू टाउ, कहीं दिक्कत नहीं है। E टाउ M, और E के जगह पे V बाई L बराबर क्या हो गया बेटा? I डिवाइडेड बाई ENA। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर बताइए बेटा क्या हो जाएगा? V बराबर देखिए क्या हो जाएगा? इसके बराबर ml यहाँ पे लेकर के चले जाते हैं बेटा, लेकर के चल जाइए सर ml यहाँ पे लेकर के चले गए, और E टाउ कहाँ लेकर के आ जाएंगे? नीचे। तो E और E कितना हो गया बेटा? ये समझ में आ रहा है ना?
देखिए ई वी टाउ बराबर आई इंटू एम एल डिवाइडेड बाई ई एन ए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या लिख दें, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर लिख दीजिएगा सर m इंटू एल डिवाइडेड बाई ई टी, यहाँ पे चला गया मतलब ई स्क्वायर, उसके बाद n, इसके बाद एरिया A, उसके बाद टाउ, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। यही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल करके लेके आ गया बेटा। देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना, कैपिटल V बराबर क्या लेकर के आ गए सर, कैपिटल V बराबर बोलिए बेटा एम एल डिवाइडेड बाई, देखिए ई स्क्वायर एन ए रिलैक्सेशन टाइम इंटू करंट आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सब कुछ लिखे। ये क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या हो गया बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ई क्या हो गया सर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो गया सर, फ्री एनर्जी डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ए क्या हो गया सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ क्या हो गया सर, रिलैक्सेशन टाइम, और आई क्या हो गया, करंट। क्लियर हो गया सर। अब बताओ बेटा, यही अगर आप देख पा रहे होंगे या थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो यही है बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब बोलोगे सर 10th क्लास में तो ओम्स लॉ हम लोग कुछ और पढ़े थे। हाँ बेटा, कुछ और पढ़े थे। क्या पढ़े थे, V बराबर क्या पढ़े थे बेटा, I इंटू आर। V बराबर क्या पढ़े थे, I इंटू आर। अब देखिए बेटा, V यहाँ पे भी, V यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी, I यहाँ पे भी। कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये कुछ भी नहीं है सर, यही आपका रेजिस्टेंस है। क्या रेजिस्टेंस क्या हो गया सर, ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ। R बराबर क्या हो गया, ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आएगा बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला होता है। एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टी। हमको इस तरीका से याद करके रखते हैं। V बराबर क्या होता है बेटा, AT, तो ड्रिफ्ट में A बराबर क्या हो जाता है, E बाई M इंटू टाउ। एक तो फार्मूला पता ही है, और दूसरा क्या पता है सर, VD I बराबर क्या होता है, V ना। बस इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए, आ जाएगा सब कुछ। एक भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। V बराबर AT, और A का फार्मूला तो ऑब्वियसली है बेटा, इतना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं तो E बाई M तो याद ही रहेगा। T के जगह पे क्या ले लिए, टाउ, और फिर VD बराबर I बराबर क्या हो गया, V ना। इसको इक्वेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखने में फर्स्ट टाइम ही बस आपको टफ लगेगा, उसके बाद जब एक बार आप अपने कॉपी पेन से करिएगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो देख रहे हैं ना, कितना कुछ फार्मूला आपके सामने आ चुका है। एनर्जी गेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन ई बाई लेमडा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ अगर घटता है या बढ़ता है मतलब टेम्परेचर के साथ, इसका टाउ का रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V बराबर आई आर, ये निकाल दिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और उसके बाद लास्ट में क्या कर दिए सर, ये दोनों को सर जब हम इक्वेट के, इसको बोलते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, पता है ना। माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटा का बहुत छोटा, और ये क्या होता है बड़े लेवल पे। तो नॉर्मल लेवल पे लोग आराम से बोल देते हैं V बराबर आई आर, और R तो आपको पता ही है कि R को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आराम से सॉल्व हो गया। तो R बराबर कितना आ गया, ml डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर एन ए इंटू टाउ। M क्या हो गया बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, E क्या हो गया, चार्ज, N क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसका यूनिट क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम। A क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का, और टाउ क्या हो गया बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे फार्मूला हम लोग कर लिए। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन यहां से पहले कर लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पहले इसको खत्म कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, इस क्वेश्चन को करो बेटा। अ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर D। सुनोगे बेटा, पोटेंशियल V अप्लाई किए हैं, इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर। मान लेते हैं कोई एक कॉपर वायर है बेटा, जिसका डायमीटर क्या है, D है, जिसका डायमीटर D है, और लेंथ क्या है सर, L है। ये क्वेश्चन कर रहा है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर D एंड लेंथ L। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड व्हेन
ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा जब वोल्टेज को, लेंथ को और डायमीटर को क्या कर दिया बेटा, डबल कर दिया। समझ में आया क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया गया, किसके क्रॉस अप्लाई कर दिया गया सर, एक कॉपर वायर के थ्रू जिसका डायमीटर D है और लेंथ आपका L है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी बोले क्या करना है बेटा, वोल्टेज, लेंथ और डायमीटर को वो डबल करना चाह रहा है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बताना बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा सर, यहीं पे तो सामने लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा बेटा, I डिवाइडेड बाई ENA, I डिवाइडेड बाई ENA। क्या ये फार्मूला हम लोग लेकर के चल सकते हैं, सोच करके बताइए, क्या ये फार्मूला हम लोग लेकर के चल सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड का, हाँ या ना? और अगर नहीं लेकर के चल सकते हैं तो क्यों नहीं लेकर के चल सकते हैं वो भी बताइए। चलो एक फार्मूला और लिखिए बेटा, यहाँ से एक दूसरा फार्मूला लिखिए, ड्रिफ्ट स्पीड बराबर E बाई M इंटू टाउ। तो क्या हो जाएगा बेटा, E कैपिटल V बाई M L इंटू टाउ। मतलब दो फार्मूला हो गया सर। एक तो फार्मूला ये तो क्लियर है, I बराबर V ना, यार बार बार क्यों रिपीट करें। और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया E कैपिटल V डिवाइडेड बाई ML इंटू टाउ। अब देख बेटा क्या बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाए। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा सर, डबल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डबल्ड हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा सर, लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डबल कर दीजिएगा इसको, लेंथ को, अगर लेंथ आप डबल कर दे रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब वो सब लिख करके नहीं चल रहा है बेटा, ये भी बच्चा वाला चीज़ है, V2 बाई VD2 बराबर कैपिटल V1 बाई कैपिटल V2। तो समझिए गए कि अगर वोल्टेज को डबल कर दीजिएगा तो ड्रिफ्ट भी डबल हो जाएगा, लेंथ को डबल कर दीजिएगा तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर डायमीटर को डबल किए तो देखो तो बेटा डायमीटर का रिलेशन कहीं कुछ है, E V M L इंटू टाउ। सर डबल, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इंडिपेंडेंट है डायमीटर का, सो नो इफेक्ट। सो क्या हो गया बेटा, नो इफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा धीरे धीरे करके समझा के किए, लेकिन आपके मन में उतना देर से उथल पुथल है कि सर यहाँ तो साफ दिख रहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का होल स्क्वायर। अगर डायमीटर को आप डबल करिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो सर 1/4 गुना हो जा रहा है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला ये भी है। सर आप ऊपर वाले को क्यों यूज किए बेटा, अगर वहां पे दे देता फॉर अ गिवन करंट, अगर वो करंट गिवन कर देता तो हम इस फार्मूला को लेकर के चलते हैं, और जब इस फार्मूला को लेकर के चलते तब स्टोरी कुछ और होता। एक समय में किसी एक ही फार्मूला के साथ आपको डील करना है, ये नहीं कि आधा इससे डील कर दिए और आधा इससे डील कर दिए ना बेटा। आपको देखना है कि गिवन डेटा में क्या है सर, गिवन डेटा में पोटेंशियल डिफरेंस था, इसलिए हम लोगों ने इस फार्मूला को लिया और इस फार्मूला के साथ क्या डील हो रहा हम पूरा का पूरा डील कर दिए। लेकिन अगर गिवन करंट दे देता, अगर I दे देता, अगर I दे देता तो वो फिर लेंथ से नो इफेक्ट आता। अगर लेंथ की बात करते तो नो इफेक्ट आता, और अगर एरिया की बात करते तो फिर 1/4 गुना हो जाता है। आई थिंक बात समझ में आ गया होगा मेरा कि सर एक समय में एक ही काम, एक समय में एक ही काम करिए ताकि मेरा क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो। और गिवन पोटेंशियल दिया था इसलिए हम लोग इसको लेके चले, इसको अवॉइड कर दिया। कहीं कोई दिक्कत बेटा? सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हटाए, चलिए हटा देते बेटा सब कुछ। अब हटाते हैं, फार्मूला सब याद रहेगा, R बराबर ML नहीं याद रहेगा तुरंत हम लोग कर लेंगे। अब इस सबको हटाते हैं बेटा। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्यों पढ़ते हैं, सब कुछ हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा बेटा, करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा करंट डेंसिटी। ऑलरेडी 38 मिनट हो चुका है, चलिए हो जाएगा फिर भी। करंट डेंसिटी क्या होता है, देखो बेटा, करंट डेंसिटी, द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज करंट थ्रू यूनिट एरिया। मतलब J से नोटेशन इसका J है,
द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज करंट थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो जे बराबर क्या होता है बेटा, करंट डिवाइडेड बाय एरिया। I डिवाइडेड बाई ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बेटा, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल, जो I का डायरेक्शन, जो I का डायरेक्शन वही जे का डायरेक्शन, जो I का डायरेक्शन वही जे का डायरेक्शन, मतलब एलोंग I लिखे ना बेटा इंग्लिश में, एलोंग I। करंट डेंसिटी क्या है बेटा, करंट डेंसिटी सर वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, I डिवाइडेड बाई ए होता है, और वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है सर, एलोंग I। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए ध्यान से, दो तीन बातों को समझ लीजिएगा। अभी तक तो बस नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं। ये कंडक्टर है बेटा, वो अटैच्ड है बैटरी वगैरह से। ये करंट का आपका डायरेक्शन हो गया। अगर ये करंट का डायरेक्शन हो गया तो ध्यान रखोगे बेटा, करंट डेंसिटी जो डिफाइंड होता है, I जे डिफाइंड जो होता है बेटा, I डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन एरिया के साथ एक कंडीशन है कि एरिया हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो एरिया है, देख लो बेटा, जो मेरा मार्कर देखते जाओगे, ये जो एरिया है वो हमेशा किसके डायरेक्शन में, ये एरिया जो है हमेशा करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सर दो बातें हो सकती है, अगर आप एरिया के बात करें तो ये परपेंडिकुलर टू I हो जाएगा। सर हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर टू I होगा, लेकिन ये भी बात पता है आपको कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे, अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो ये एरिया इस I के परपेंडिकुलर है। ये बात आप मान रहे हैं कि सर ये जो एरिया होगा, ये सब जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो I का परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हम पूछेंगे ये अगर एरिया है तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये सॉलिड है, मतलब 3 डायमेंशनल है, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो सर I का जो डायरेक्शन होगा बेटा, I का जो डायरेक्शन हो, सॉरी, I का तो डायरेक्शन यही है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। मतलब सर अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो पैरेलल टू, अगर एरिया वेक्टर इज, एरिया पूरा लिख देते हैं बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे, एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू I, पैरेलल टू I। समझ में आ गया दो बात, या तो एरिया I के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर हो एरिया, या एरिया वेक्टर अलोंग I डायरेक्शन हो। आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और ये सब पढ़ लोगे तो ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सब डायरेक्शन को लेकर के, कि एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए I का, और एरिया वेक्टर पैरेलल होना चाहिए I का। एरिया वेक्टर पैरेलल टू I एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू I। बस खत्म करते हैं, J बराबर I बाई ए, और यही होता है कौन सा क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसका डायरेक्शन अगर देना है तो लोग ऐसे भी कई बुक में हम देखे हैं, अगर मान लेते एक छोटा सा ds ले लो बेटा, ds मतलब एरिया, और ds ये एरिया हो गया, और ये ds का यूनिट वेक्टर मान लेते हैं n वेक्टर हो गया। तो ऐसे लिख दो बेटा, अगर ये एलिमेंटल है तो एलिमेंटल में कितना करंट जाएगा, di बाई ds, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए वेक्टर और एलोंग करंट के डायरेक्शन में। बस खत्म हो गया। तो जे वेक्टर बराबर क्या हो गया बेटा, di बाई ds इंटू यूनिट वेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे बढ़े? यस सर आगे चलिए, देखिए बेटा आगे देखिए। आगे हम अगर मान लेते हैं कि एरिया थोड़ा चेंज हो गया बेटा, अगर मेरा एरिया इस टाइप से हो गया, अगर मेरा एरिया, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मेरा एरिया ये अब हो गया तो इस टाइप का अगर एरिया आ जाएगा तो सर पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, अब एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऐसे हो गया बेटा, जब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया तो इस वाले और इस वाले के बीच में एंगल कितना हो गया, देखिए ध्यान से, इस वाले और इस वाले के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ये 90 यहाँ वाला, ये इस वाले एरिया का और इस वाले एरिया के बीच का एंगल कितना हो गया सर, थीटा। ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा सर 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया सर 90 डिग्री। इट मीन्स दैट ये कितना हो गया थीटा।
समझ में आया क्या बोले? देखिए बेटा, ये कंडक्टर था और कंडक्टर में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा था, लेकिन एरिया आपका क्या था बेटा? एरिया आपका इस तरीके से था, एरिया आपका कुछ इस तरीके से था और करंट जा रहा था आपका इस डायरेक्शन में। मतलब एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा बेटा? एरिया वेक्टर तो सर अगर इस तरीके से करें तो इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा ना? अगर एरिया पहले क्या था? पहले एरिया इस तरीके से था। देखिए बेटा ध्यान से, पहले एरिया इधर था, अब एरिया ऐसे हो गया, तो एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा? उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है सर, एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में चला गया। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन तो ये था और फाइनल पोजीशन का दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा। ये कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये वाला कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। मतलब ये थीटा हो जाएगा। तो ए का ये कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बेटा? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। तो हमको कौन सा एरिया लेना है या एरिया वेक्टर कौन सा लेना है? जो एलोंग द आई हो। एलोंग द आई कौन सा गया बेटा? ए कॉस थीटा गया कि नहीं? यस सर, ए कॉस थीटा गया। मतलब जे बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस थीटा। समझ में आया ना? हमको कौन सा एरिया लेना है? जो आई के जस्ट एरिया परपेंडिकुलर वाला मिले या जो एलोंग द आई का ये ए वेक्टर था बेटा। तो ए वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर कॉस थीटा और यहाँ पे भी जे वेक्टर कर दिए, या कोई नीड नहीं है। जब हम अभी आगे और बढ़ा देते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जे ए कॉस थीटा। और अब सोच करके बोलिए, जे ए कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखा जा सकता है? सर जे ए कॉस थीटा को हम लोग जे डॉट ए दोनों का वेक्टर में लिखा जाता है, दोनों का वेक्टर में लिखा जाता है। आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया सर। जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया। कई लोग कई बुक में ये भी हम देखते हैं, कई बुक में ये भी इस टाइप का भी दिया रहता है कि मान लेते हैं एरिया अगर इस तरीका का अगर एरिया हो जाए तो, अगर इस तरीका का एरिया हो जाए तो क्या होगा? इस तरीका का एरिया हो जाए तो। क्यों सर? क्योंकि सर आपका जो करंट दे रहा बेटा, आपका जो करंट आ रहा, आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? सर आपका करंट का डायरेक्शन तो ये हो गया, तो आपको तो इसी के एलोंग एरिया वेक्टर चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर देंगे। अगर इस टाइप का ना हो करके इस टाइप का हो जाए तो ये दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा। ये दोनों के बीच का एंगल, पहले वाला एरिया क्या था? पहले वाला शायद ये इस टाइप का होगा और अब इस तरीका से कर्व हो गया तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्यों? चूंकि इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे था और जब ऐसे टिल्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। हो जाएगा सर, नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ बेटा आप ही कि ये देखो ध्यान से, पहले ये था, पहले ये था। अब मान लेते हैं कि अब पहले वाला कंडीशन ये था बेटा, अब वाला कंडीशन हो गया क्या सर? अब वाला कंडीशन ये हो गया। तो ये दोनों के बीच का क्या एंगल बन गया बेटा? थीटा। और ये वाला कहाँ चला गया? ये वाला चला गया सर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो बताओ तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोलिए 90 माइनस थीटा। कहीं कोई समझने में दिक्कत है? थोड़ा मेरे साथ चलिएगा तो समझ में आ जाएगा। हर चीज़ ले रहे हैं, कोई बुक में ये देता है, किसी बुक में ये दे देता है, सब लेकर के चल जा रहे हैं। पहले कंडीशन क्या था बेटा? ये था। बाद में कंडीशन क्या हो गया? ये हो गया। पहले एरिया वेक्टर क्या था? पहले एरिया वेक्टर ये था, लेकिन अब ये एरिया वेक्टर ना होकर के टिल्ट हो गया, मतलब यहाँ हो गया। मतलब ये दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है सर? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तभी तो टोटल 180 डिग्री होगा ना। तो मतलब ए के साथ देखो बेटा, ए एरिया ये है तो ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा सर? ए कॉस 90 माइनस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा सर? ए साइन 90 माइनस थीटा। आपको कौन कंपोनेंट लेना है सर? एरिया वेक्टर के आई के एलोंग वाला लेना है, आई के एलोंग वाला लेना है। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा? आई बराबर जे डिवाइडेड बाय एरिया। अब कौन सा? आई इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, तो क्या ले लेंगे बेटा? आई साइन 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? जे डिवाइडेड बाय ये एरिया, साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो जे बराबर क्या हो गया बेटा? आई ए कॉस थीटा। जे बराबर क्या हो गया? जे और यहाँ पे आई होता है ना, जे बराबर आई। हाँ तो क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर? यहाँ पे हो गया आई बराबर क्या हो गया? जे ए कॉस थीटा। तो आई बराबर क्या हो गया? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर कर दिए सर। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट, हम लोग इसको पढ़े क्यों?
हम लोग इसको पढ़ें कि इसका एक रीजन समझ लीजिए। आप जब बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको हम पढ़ाए थे तो वहाँ पे सबसे पहले पढ़ाए थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेटा, वेक्टर क्वांटिटी था, और एक पढ़ाए थे पोटेंशियल, और ये कैसा क्वांटिटी था, स्केलर था। मतलब सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक पोटेंशियल था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी था सर, स्केलर क्वांटिटी था, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी था सर, वेक्टर क्वांटिटी था। और दोनों में हम रिलेशन निकाल दिए थे ना बेटा, E बराबर माइनस डेल डी वाई बाई डेर आर, या E बराबर क्या, समझ में आ गया। मतलब एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों में हम रिलेशन निकाल दिए थे E बराबर V बाई एल। उसी तरीका से बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में I कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी था या स्केलर क्वांटिटी था। सर अभी जस्ट आप पढ़ाए हैं I कैसा क्वांटिटी है बेटा, I आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जब एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा तो इसको सपोर्ट करने के लिए वेक्टर के टर्म में जो आपको मिला वही उसी को बोलते हैं जे वेक्टर। और देखो बेटा ये कैसा क्वांटिटी है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। I कैसा हो गया, स्केलर हो गया, J कैसा हो गया बेटा, वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया, J बराबर क्या बोल दिया बेटा, I डिवाइडेड बाई A। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर इसका यूनिट क्या होगा, ये सब बहुत जानिए, ये सब जानना जरूरी है। इसका यूनिट कितना होगा सर, आई का क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर, और नीचे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सर इसका डायमेंशन क्या होगा सर, m0 L2 t का पावर 0, और यहाँ पे क्या हो गया a। इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया है बेटा, ध्यान रखना, ये एरिया है, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, ऊपर में डायमेंशन a और नीचे में डायमेंशन मीटर स्क्वायर, मतलब l का होल स्क्वायर। तो a l का पावर कितना हो जाएगा बेटा, m0 l का पावर कितना हो जाएगा, -2 t का पावर 0 a का पावर 1। आई थिंक बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब AL-2 इसका डायमेंशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चले आगे, यस सर। तो और ये क्यों आया, समझ में आ गया ना कि बस करंट चूंकि स्केलर क्वांटिटी था उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सा आ गया बेटा, उसको सपोर्ट करने के लिए क्या आ गया आपके सामने, एक जे वेक्टर आ गया। और थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ाएं बेटा, और थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बस खत्म हो गया। ज़्यादातर जनरली हम लोग यहीं तक पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि आपको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चूंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आपको पढ़ा चुके हैं तो इसको हम लोग आगे कैसे डील करेंगे बेटा, देखिए बहुत आसान से है। जे बराबर क्या होता था बेटा, जे बराबर होता था I डिवाइडेड बाई ए, और I बराबर याद है वीना होता था VEN और कैपिटल A, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल ए। मतलब जे बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू एन। आराम से आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E इंटू एन, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला ये आ गया, देखते हो बेटा, एक तो फार्मूला आ गया जे बराबर I डिवाइडेड बाई ए, दूसरा फार्मूला आ गया बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और तीसरा फार्मूला एक और आ सकता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे क्या रख दिए, EM इंटू टाउ इंटू E इंटू एन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे बराबर क्या हो गया सर, E स्क्वायर टाउ इंटू एन डिवाइडेड बाई एम इंटू यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई स्क्वायर, टाउ यहाँ पे, एन यहाँ पे, एम यहाँ पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जे बराबर ई स्क्वायर टाउ एन डिवाइडेड बाई एम इंटू ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हम इस फॉर्मेट में इसलिए किए हैं ना कि अभी आगे जैसे आप जाइएगा तो अभी आपको जस्ट पता चल जाएगा कि सर ये कुछ भी नहीं है। अभी आपको आगे बता देंगे बेटा, ये है जे बराबर सिग्मा इंटू ई। अभी आपको हो सकता कन्फ्यूजन होगा, सिग्मा क्या हो गया सर, सिग्मा को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। आगे अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जे बराबर सिग्मा इंटू ए। तो अब वहाँ पे हम कहाँ पे बता पाएंगे, इसलिए अभी नोट कर लेना, अब बोल देना कि इसको आगे हम लोग अभी समझा देंगे। जे बराबर क्या हो गया बेटा, सिग्मा इंटू ए। मतलब जे से रिलेटेड जितने फार्मूला बन सकते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, अभी तो बहुत आगे है, कितना कुछ पढ़ाते रहे बेटा। जे बराबर कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 बाई रजिस्टिविटी बराबर ए। तो ई बराबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जे इंटू रो।
जे इंटू रो। और अभी आपको और भी बताएंगे कि यही आपका ओम्स लॉ जो है बेटा, ये भी आपका ओम्स लॉ है, ये भी आपका ओम्स लॉ है, ये भी आपका ओम्स लॉ है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए और आप क्या करना बेटा, ब्लाइंडली इसको नोट कर लेना। बस आप इसको नोट करके बस रख देना, अभी तुरंत आगे डील करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप जस्ट नोट डाउन, बस इसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, जस्ट नोट डाउन, बस जस्ट नोट कर लीजिए आप, जस्ट नोट डाउन, बस और कुछ नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए और कुछ भी नहीं। खत्म हो गया बेटा, यही था आपका, ये टॉपिक का नाम क्या था, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी के बाद आपको हम पढ़ा देते हैं बेटा मोबिलिटी। एक क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोबिलिटी जल्दी करते हैं बेटा, ऑलरेडी 1 घंटा। ये वाला लेक्चर इसमें, या ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, चूँकि अभी मोबिलिटी भी समझाना है, 2 क्वेश्चन भी है, टाइम आपका निकल जाएगा, इसलिए बस आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से शुरू करेंगे। चलिए सर, नेक्स्ट बताना बेटा, एक क्वेश्चन कर ले, पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं। आइए बेटा, एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा जिसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है बेटा। नॉन यूनिफॉर्म कभी भी बोलता है तो मेरे दिमाग में हमेशा एक टेपर्ड सेक्शन होता है। इसको आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़िएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़िएगा, अभी रेजिस्टेंस भी इसका हम निकालेंगे। तो ये इसको बोलते हैं बेटा टेपर्ड सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, टेपर्ड सेक्शन। इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे एरिया A1 हो गया, यहाँ पे एरिया A2 हो गया। A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section, ठीक है। State which of the quantity, अब बताओ बेटा, क्या करंट कांस्टेंट होगा? ये बात शुरू में बता चुके हैं कि जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे इन और आउट बराबर होगा, मतलब इन बराबर आउट। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज पर सेकंड इन होगा उतना ही चार्ज पर सेकंड आउट भी होगा, और चार्ज पर सेकंड को कुछ नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये सर, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। क्या करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगा बेटा? सर जे बराबर होता है आई डिवाइडेड बाई ये तो सर कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये साफ दिख रहा है ना, वेरिएबल हो गया, मतलब सर ये जे भी क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। जे क्या होगा, वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डील करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताइए कैसे डील करेंगे। एक तो अभी जस्ट आपको रिलेशन यहाँ पे निकाले थे, देखो तो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, जे, यहाँ पे निकाले थे जे इंटू रो। यही तो देखो तो बेटा, अगर ये वेरिएबल हो गया और ये आगे आपको पढ़ा देंगे, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, तो ये भी सर वेरिएबल हो जाएगा कि नहीं? अभी जस्ट देखिए बेटा, आप लोग जो नोट करिए है ना, ई बराबर जे इंटू रो, तो जे भी वेरिएबल हो गया तो ई भी क्या हो जाएगा सर, आपका ई भी क्या होगा सर, वेरिएबल हो जाएगा। ई भी क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल हो जाएगा। और भी हो सकता है, देखो ना, चलो इसको वहीं पे पढ़ाएंगे ओम्स लॉ में, या तो बहुत डिटेल में बता देते हैं। एक्चुअली V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। ये ओम्स लॉ का स्केलर फॉर्म है, और ओम्स लॉ का अगर वेक्टर फॉर्म करना होगा बेटा तो बता, पोटेंशियल स्केलर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेक्टर, I स्केलर तो इसका वेक्टर क्या हो जाता है बेटा, करंट डेंसिटी, और R का हो जाता है रो। यही हो जाता है बेटा, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब समझ में आ गया ना कि अगर जे रो करेगा, अगर जे क्या हो रहा है बेटा, अगर जे वेरी करेगा तो आपका ई भी वेरी कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई बराबर क्या लिख दे बेटा, आई बराबर वी ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ई एन ए। तो आई क्या हो गया, आई तो सेम हो गया, ई कोई दिक्कत नहीं है, एन कोई दिक्कत नहीं है, ए वेरी कर रहा कि नहीं? अगर ए वेरी कर रहा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करेगा कि नहीं? इट मीन्स दैट सिर्फ और सिर्फ करंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, करंट डेंसिटी भी वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो बेटा, अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता तो सर आई बराबर तो कांस्टेंट हो ही जाता,
जे बराबर क्या होगा आई डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जे इंटू रो, आगे पढ़ा देंगे, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है आई डिवाइडेड बाई ई एन ए, कांस्टेंट 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 मतलब कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहे तो सब कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर वेरिएबल रहा तो सिर्फ और सिर्फ उस क्वेश्चन में करंट ही कांस्टेंट होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा बेटा वेरी करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट आइए मोबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा मोबिलिटी। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। मोबिलिटी कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा है। मोबिलिटी में क्या आपको पढ़ना है सर, मोबिलिटी मतलब समझ में आ रहा है ना, मोबाइल से रिलेटेड, मूविंग से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल to move through a medium in a response to an electric field that is pulling them। सर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया बेटा। मोबिलिटी बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल टू मूव थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम में, इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज पुलिंग देम। आगे बात समझ में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट लाइक आप खुद सोच करके देखो ना बेटा, किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन की? सर इलेक्ट्रॉन की होती है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। कितना गुना मास कम होता है सर, 1837 टाइम्स कम होता है उसका, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हो गया सर। अब देखो बेटा, क्या यहाँ से क्या म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है सर, म्यू डिपेंड कर रहा वीडी पे और ई पे ना बेटा, गलती से भी मत बोल देना। म्यू ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा। ये सब में देखिए कैसे बोले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई एन और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर दो फार्मूला होता है, याद आ रहा, क्या होता है बेटा, ई एम डिवाइडेड बाई टाउ, ये होता है ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये कट गया बेटा ई, तो क्या आ गया बेटा ई बाई एम इंटू टाउ। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब यह मोबिलिटी का फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन अब पूछेंगे कि मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, तो क्या ये ई पे डिपेंड करता है सर? ई तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो गया। क्या मास पे डिपेंड करता है सर? मास तो हो गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ये सर न्यू ओनली डिपेंड्स अपॉन, न्यू क्या होता है बेटा, ओनली डिपेंड्स अपॉन, ओनली डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है बेटा, टाउ। और टाउ क्या है बेटा, एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। अभी जस्ट आगे सब डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सब डील करेंगे, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है क्या नहीं। बस ये बात समझ में आ गया कि न्यू किस पे डिपेंड करता है बेटा, टाउ पे डिपेंड करता है। देखो ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना बेटा, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डिवाइडेड बाई एम, और ई बाई एम का मतलब समझ में आ रहा, क्या बोलते हैं बेटा, इसको चार्ज डिवाइडेड बाई मास, और चार्ज डिवाइडेड बाई मास को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। दिख रहा ना, इसीलिए बोले थे, आप बोले थे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होगा मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन से, मोबिलिटी ऑफ क्या होगा बेटा, प्रोटॉन से। और प्रोटॉन क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है और चार्ज तो दोनों का सेम है। अब ड्यूट्रॉन का अगर बात करें तो ड्यूट्रॉन प्रोटॉन से, प्रोटॉन का ज़्यादा हो जाएगा ड्यूट्रॉन से। उसी तरीक़ा से अल्फा पार्टिकल, समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन किससे ज़्यादा होगा, और ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का बराबर ही हो जाता है। मतलब आपको क्लियर कर दिया कि मोबिलिटी क्या होता है। मोबिलिटी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टाउ पे, और ये स्पेसिफिक चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता था सर, चार्ज पर यूनिट मास। एक्चुअली पूरे फिजिक्स में स्पेसिफिक का मतलब ही होता है पर यूनिट मास। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं बेटा। आज ये पता है नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, मोबिलिटी बताइए। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -10। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6।
यूनिट क्या हो जाएगा सर इसका? सर इसका यूनिट क्या होता है? म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा? म्यू का यूनिट तो आपको बना ही लेना पड़ेगा बेटा। अब पता नहीं वहाँ पे यूनिट दिया था कि नहीं। एक तो हो जाएगा ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका रखना है बेटा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकंड में रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे वोल्ट पर मीटर तो दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे वोल्ट, और ऊपर कहाँ चला जाएगा बेटा, वोल्ट, और ऊपर चला जाएगा मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकंड। ध्यान ये सब रखना पड़ेगा यूनिट का भी। अब इसका आपको डायमेंशन वगैरह बनाना बहुत आसान हो जाएगा, आगे आपको ये पोटेंशियल वगैरह का सबका डायमेंशन करा देंगे। तो बात समझ में आ गया। इन एसआई यूनिट, ऊपर में क्या हो गया बेटा, ऊपर में हो गया सर मीटर पर सेकेंड, और नीचे में क्या हो गया सर, वोल्ट पर मीटर। तो क्या हो गया बेटा, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, वोल्ट, और ये क्या हो गया, सेकंड। इस तरीके से बेटा मोबिलिटी भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और किस तरीके से डिराइव किए हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में इसके बेसिक्स क्वेश्चन टच कर जाते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।